हेलो एवरीवन। आज हम जो डिस्कस करेंगे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं आज, और ये इतने इम्पोर्टेंट हैं जो कि आपके कमिंग एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो बी अटेंशन, बी रेडी टू अटेम्प्ट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट? विजिबल लाइट की हमें बतानी है, क्या वेवलेंथ बतानी है, ठीक है। और जो हमारी रेंज होती है विजिबल लाइट की वो 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर होती है। अगर यही चीज़ नैनोमीटर में पूछी जाए तो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। इसको हम कन्वर्ट करें मीटर में, हमें पता है कि 1 नैनो इज इक्वल टू द 10⁻⁹ होता है, ठीक है, मीटर। तो अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें कैलकुलेट होने से मिलेगा, क्या मिलेगा देखते हैं। हमें कैलकुलेट होने से मिलेगा, कितना मिलेगा भाई, 4 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻²। तो यहाँ पे लेस हो गया तो 10⁻⁷। तो दोनों में -7 आएगा, और ये हमारा इसमें कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ये ऑप्शन जो हमारा है ये इसमें मिस्टेक है यहाँ पे, इसको हम करेक्शन करते हैं इसमें। तो जो हमारा आंसर है वो है 4 इंटू 10⁻⁷ मीटर टू 7 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ओके, this is the correct answer. We are going to next question. At what distance should an object is placed to obtain its real inverted and same size image by convex lens? हमें ये बताना है कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें कि जिससे हमारी इमेज सेम साइज की और रियल इन्वर्टेड बन जाए। ओके, यहाँ पे सीधा आंसर मैं दूंगा इसका, ये आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर वो ऐसा पॉइंट है जिस पे सेम साइज की इमेज हमारी फॉर्म्ड होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब द लेटरल शिफ्ट डज नॉट डिपेंड ऑन। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिनके ऊपर जो रिफ्लेक्शन है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का लेटरल शिफ्ट होती है डिपेंड नहीं करती, या लेटरल शिफ्ट क्यों कहें कि जो लेटरल शिफ्ट है वो डिपेंड नहीं करती। ओके, तो देखते हैं लेटरल शिफ्ट किन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है और किन के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर ए, एंगल ऑफ द इंसिडेंट। हमको पता है कि जितना जितना एंगल बढ़ता जाता है उसकी लेटरल शिफ्ट भी चेंज होती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपका सही ऑप्शन है, मतलब हमें बताना है नॉट डिपेंड, तो ये भी डिपेंड करता है, इस पर भी डिपेंड करता है। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, तो जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है उसके ऊपर स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करती है, जिससे रिफ्लेक्शन डिपेंड करता है। तो यहाँ पे भी लेटरल शिफ्ट डिपेंड करेगी। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑफ द स्लैब, यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन को भी देखते हैं, द थिकनेस ऑफ द स्लैब, ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारा जो जिसके ऊपर हमारी जो लेटरल शिफ्ट है डिपेंड नहीं करती है वो है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑफ द स्लैब। तो बाकी तीन ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। तो ये क्वेश्चन दो तरीक़ों से पूछा जा सकता है, जैसे कि एक तो मैंने दे दिया इसमें कि लेटरल शिफ्ट डज नॉट डिपेंड ऑन, कि उनमें से किन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, पर हमें वो पॉइंट पे हमें पता हो जिनके ऊपर वो डिपेंड करती है। तो ये हमारे 3 पॉइंट हैं जिनके ऊपर लेटरल शिफ्ट डिपेंड करती है। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब मेड ऑफ द सेम मटेरियल प्रोड्यूस लार्जेस्ट लेटरल शिफ्ट
व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन सेम एंगल, वो हमारे कौन सी डायमेंशन है जिस पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, नहीं, सेम एंगल पे इंसिडेंट करने पे लेटरल शिफ्ट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो सेम मटेरियल प्रोड्यूस द लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट लेटरल शिफ्ट देखनी है, तो उसमें मैं डायरेक्ट ही बताऊंगा, यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, तो आपको भी ध्यान रखना है। यहाँ पे एक ऑप्शन है अपना, ऑप्शन नंबर डी। ओके, 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज डबल द पावर ऑफ द लेंस, क्या होगा अगर हमारी जो फोकल लेंथ है वो डबल हो जाए तो उसकी पावर क्या। हमें पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, सीधा पावर का फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, ये लिस्ट में आया। अगर हम पी डैश निकालने की कोशिश करें तो 2f लेना पड़ेगा। 2f का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर पी डैश इक्वल टू कितना 1/2p, ठीक, p/2, ये तो पावर कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है, जो न्यू पावर आएगी वो हाफ ऑफ द ओरिजिनल पावर। तो इसमें हाफ है, डबल है, सेम, बिकम 4 है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, इज हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस हैविंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू द 50 सेंटीमीटर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, मतलब काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इसमें देखते हैं, कुछ खास नहीं करना है हमें, 2 से डिवाइड करना है और यहाँ पे हमें मिलेगा 25। मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, जो रिलेशन होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर में और फोकस में, F इक्वल टू होता है R/2। यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है जो कि हाफ होती है, जो फोकल लेंथ है वो हाफ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो बी ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 है, इसमें देखते हैं, कन्वर्ट द पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट अपॉन देम, किनके ऊपर वो डिपेंड करती है जो कन्वर्ट करते हैं पैरेलल लाइट को। तो इनमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो दोनों में काम करेगा। जो हमारे कन्वर्जिंग लेंस होते हैं या मिरर होते हैं, कौन से होते हैं, दोनों सेम वर्क करते हैं। तो देखिए हमारे पास में जो कन्वर्ज होते हैं, कॉन्वेक्स एक लेंस होता है, ठीक है, ये भी लाइट को कन्वर्ज करता है, ठीक है, फोकस में। ओके, उसके बाद जो हमारे पास में क्या होता है, कॉनकेव, ये भी लाइट को कन्वर्ट करता है। यहाँ पे दोनों हमारे क्या है, कन्वर्जिंग लेंस और मिरर है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, तो हमारे ऑप्शन इसमें कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे कॉनकेव लेंस। ओके, यहाँ पे क्या है, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव। हमें तो कॉनकेव देखना है ना, कॉनकेव मिरर, यहाँ पे कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे कॉनकेव मिरर है। ओके, फिर हमें कॉन्वेक्स लेंस देखना है, तो कॉन्वेक्स लेंस हमारा ए ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, इन विच द फ्लोइंग पेयर द मीडियम लाइट हैज द ऑलमोस्ट सेम स्पीड। ऐसे इसमें से कौन से मीडियम का पेयर छांटने हमें यहाँ पे सेम स्पीड होगी। एयर एंड वाटर डिफरेंट होते हैं,
वाटर ग्लास भी डिफरेंट होते हैं, एयर और वैक्यूम, ग्लास एंड डायमंड। तो इसमें एयर और वैक्यूम एक ऐसे दो मीडियम है जिनमें जो लाइट की स्पीड है वो सेम रहती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में इफ थीटा आई एंड थीटा आर डिनोटेड द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेस्पेक्टिवली दे रखे हैं, देन इनमें से रिलेशन कौन सा करेक्ट होगा। थीटा आई इक्वल टू थीटा, रिफ्रैक्शन के लिए देख रहे हैं, थीटा आई एंड थीटा, थीटा आई और थीटा आर इक्वल होंगे और थीटा आई थीटा आर नॉट इक्वल टू। देखिए इसमें एक चीज़ कॉमन है कि हमको ये नहीं पता होता कि जो रिफ्रैक्शन है वो कितना होगा, क्योंकि इट्स डिपेंड ऑन द मटेरियल या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि रिफ्रैक्शन कितना होगा या कितनी कोई रे डाइवर्ट होगी। तो इसलिए हमारा ये कोई रिलेशन की पहला ऑप्शन और हमारा सेकंड और थर्ड, जो थर्ड ऑप्शन है उसमें तो इक्वल दे रखा है, तो रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्शन तो हो नहीं रहा, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इस वजह से भी रॉन्ग हो गए। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 10, क्वेश्चन नंबर 10, द इमेज फॉर्म बाय द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यहाँ पे सीधा आंसर हम देंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप किस तरह की इमेज बनाती है। ऑप्शन नंबर हमारा सी, वर्चुअल एंड लार्ज। कैसी इमेज बनाती है, वर्चुअल एंड लार्ज। कौन बनाता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, द पावर ऑफ द लेंस इज पॉजिटिव 2.5 डी एंड द फोकल लेंथ इज। यहाँ पे हम फोकल लेंथ को कैलकुलेट करना है, तो फोकल लेंथ किसकी दे रखी है चेक करते हैं। यहाँ पे कोई मीटर नहीं लगा रखा है, कुछ नहीं लगा रखा है, ठीक है, तो देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो हम मीटर में कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पे मान लेते हैं कि मीटर है। तो हमें पता है कि P इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1/p, 1/p का मतलब है 2.5, पॉइंट हटाते हैं तो 10 लगता है, और 25 डिवाइड 10 को डिवाइड करें 25 से तो कैलकुलेट होकर मिलेगा 0.4। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है थोड़ा मिस्टेक हो रखी इसमें भी, ये लिखा हुआ है 0.4 मीटर। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। द पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस विद द फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर इज। हमारी जो पावर है कॉनकेव लेंस की कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालनी है, पावर निकालनी है। तो पावर का फॉर्मूला हमें पता है, सेंटीमीटर में दे रखी है, तो 100/f। f हमारी कॉनकेव के लिए क्या होती है, माइनस में होती है, तो माइनस में रखेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं वैसे कि माइनस में है कि नहीं, तो यहाँ पे 2 माइनस के हैं और 2 प्लस के हैं, तो इसलिए हमको इसको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, कितना आंसर आएगा, 4। कॉनकेव है ना, तो यहाँ पे माइनस है, ऑप्शन, तो माइनस का 4 आया डी। तो इसमें माइनस का 4 कोई भी आंसर नहीं है, यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे -0.4 डी है, और यहाँ पे भी प्लस, और यहाँ पे 40,
तो यहाँ पे जो 40 है, यहाँ पे मिस्टेक है, ये आंसर भी हमारा कितना है, माइनस का 40D, मतलब यहाँ से हमारा एक पॉइंट गायब हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो हमारा आंसर आया है वो -4D है, तो माइनस में होती है, तो इसलिए इसका आंसर भी हमारा 4 है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। देखिए हमको ये बात पता है, इसमें से बताना है कि कौन सी पावर नहीं है। कॉनकेव की जितनी भी पावर है वो हमारी कैसी होती है, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव में होती है। ठीक है, कॉन्वेक्स जो लेंथ होता है वो पॉजिटिव में आता है डी उसकी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि निगेटिव कौन है, तो जो भी निगेटिव होगा वही हमारा आंसर। आप देख पा रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर डी हैज अ माइनस साइन, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, -0.75, क्योंकि ये संभव नहीं है। माइनस इज अ करेक्ट, माइनस कॉन्वेक्स लेंस में नहीं आता। जब हम एफ फाइंड करते हैं वो हमारी पॉजिटिव में होती है, इसी के कारण हमारी जो पावर होती है कॉन्वेक्स लेंस की वो पॉजिटिव आती है। और हमसे पूछा है कि ये पावर नहीं है, तो वो जो हमारी पावर है वो डी ऑप्शन में है, जो कि गलत है। ओके, द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 5D एंड द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 2D। हमारे पास दो लेंस हैं जिनकी पावर 5D एंड 2D है। व्हाट विल बी पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज लेंस। जब हम इनको कॉन्टैक्ट में रखेंगे तो उनकी पावर क्या होगी, तो सिंपल यही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने ऊपर लगाया था। तो जो P होती है वो P1 प्लस P2 होता है। तो P1 कितना है अपना, कॉन्वेक्स लेंस है तो 5D हो गया, कॉनकेव है ये 2D हो गया माइनस का, तो अभी हमारे को मिला 3D। तो 3D की पॉजिटिव में डी ऑप्शन। ऑप्टिकल फिनोमेना द ट्विंकल ऑफ स्टार इज ड्यू टू द 15 क्वेश्चन, कि जो हमारे पास में जो फिनोमेना होता है ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार का, जब तारे टिमटिमाते हैं तो किस वजह से टिमटिमाते हैं, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एज अ लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट विल हैव। जब कोई रे रेयर से डेंसर में जाती है तो स्पीड डिक्रीज हो जाती है, स्पीड डिक्रीज हो जाती है। और साथ ही साथ क्योंकि जो वेवलेंथ है वो भी डिपेंड करती है, इसके लिए हम रिलेशन लिख सकते हैं कि जो v है 1/λ। डिक्रीज द वेलोसिटी करेक्ट है, डिक्रीज द वेलोसिटी करेक्ट है। इसमें ये नहीं होगा, क्या होता है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा। तो जितनी जितनी हमारी वेलोसिटी बढ़ती है उसी हिसाब से जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज होती है, बढ़ने के साथ बढ़ती है और घटने के साथ घटती है। तो हमारे यहाँ वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रही है, तो हमारे पास देखते हैं इंक्रीज द वेलोसिटी, तो हमारे पास में क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए था वेवलेंथ का, तो जो कि डिक्रीज हो रही है। और डिक्रीज द वेलोसिटी ऑप्शन नंबर बी एंड डी इज द करेक्ट। तो इस कारण से डी ऑप्शन इज करेक्ट है। और दो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर विल बी। तो स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है, देखते हैं, चलो स्पीड निकालते हैं। n इक्वल टू क्या होता है,
हमारे पास n इक्वल टू होता है सी बाई वी, सी बाई वी होता है। तो हमें क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, वी निकालना है। ओके, सी बाई एन, तो यहाँ पे सी कितना है 3 इंटू 10 की पावर 8, एन कितना है 1.33। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तब हमें एक आंसर मिलता है, जो कि आंसर होता है 2.26 अप्रोक्स है 8 मीटर। देखते हैं किसके साथ मैच हो रहा है। देखो 8 पावर सब में है, कोई दिक्कत नहीं, 3 नहीं आ सकता। सीधे भी अगर हम आंसर करें, ये इसको डिवाइड करें तो ये आंसर नहीं आ सकता, 1.3 नहीं आ सकता, इन दोनों में से आ सकता था। ठीक है, आप कैलकुलेट करें तो आपको मिलेगा सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव क्लोजर टू द कॉन्केव लेंस इमेज बाय इट्स शिफ्ट। हम कह रहे हैं कि जितना अगर कोई ऑब्जेक्ट है कॉन्केव लेंस की ओर शिफ्ट हो रहा है तो इमेज किधर शिफ्ट होगी, अवे। देखिए हमें पता है इसका, सीधा सीधा मैं आंसर बोल देता हूँ कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मिरर की ओर मूव करता है तब जो हमारी इमेज है वो अवे जाती है फ्रॉम द मिरर और लेंस। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखते हैं कहाँ है, अवे फ्रॉम द लेंस ऑन द अदर साइड, फर्स्ट टुवर्ड द, ये तो हो ही नहीं सकता, अवे फ्रॉम द लेंस एंड द सेम साइड, नहीं। बिल्कुल लेंस के लिए पूछे, सेम साइड जाएगी, क्योंकि जितना क्लोजर जाते जाएंगे वो उतनी ही अवे फ्रॉम द लेंस सेम साइड होगी। ओके, ऑप्शन नंबर ए। क्या पूछा है हमसे इसमें, देख लेते हैं एक बार और। एन ऑब्जेक्ट मूव क्लोजर टू द कॉनकेव लेंस। अच्छा, यहाँ पे कॉनकेव लेंस दे रखा है, कॉनकेव। ओके, अगर यहाँ पे कॉन्वेक्स होता तो हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट होता। ओके ओके, यहाँ पे दो क्वेश्चन सेम हो गए, 18 और ये 19 क्वेश्चन हो गया। एक हमें पास फिगर है, कोई लाइट है ट्रेवल कर रही है मीडियम ए से बी में। यहाँ पे जो मीडियम ए है वो ये है और मीडियम बी ऊपर दिखा रखा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है बी का विद रेस्पेक्ट टू ए। यहाँ पे छोटी सी कैलकुलेशन है, एन इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन में साइन आर, आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके लिए होता है एन टू बाई एन वन। यहाँ पे उल्टा इसको सोचें, हमें किसका निकालना है, एन टू का निकालना है ना। हमारे लिए आई कितना है, आई है 60 और आर है 45। एन टू का निकालना था एन वन के रेस्पेक्ट। ओके, यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ 3/2 और यहाँ पे 1/√2 तो कैलकुलेट होगा तो ये 2 जाएगा, ऊपर √2 से 3√2 बचेगा। तो हम लिख सकते हैं, देखते हैं ऑप्शन इसमें कोई करेक्ट है कि नहीं। ओके, रूट पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया हमारे पास में, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द एयर पासिंग थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब टेस्ट फॉर स्टूडेंट आर शोन एस। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होते हैं, तो बिल्कुल ये सबसे आसान भी है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन को हमें चूज करना है। देखते हैं इसमें से करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है। कोई भी रे ऐसे सीधा तो नहीं ट्रेवल करती अगर वो ग्लास स्लैब है, ठीक है, उसी को थिकनेस भी रही होगी, तो ये ऑप्शन तो आपका करेक्ट हो जाए, करेक्ट गलत है। और जब कोई रे इंसिडेंट होती है, ओके,
इसमें इसको यहाँ पे हम डालते हैं क्या, नॉर्मल। इस पे भी हम डालते हैं नॉर्मल। देखिए ये ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन में। सी कहता है ये टुवार्ड होगी, कोई भी रे जब रेयर से डेंसर में आती है तब टुवार्ड द नॉर्मल होती है, और जब डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। तो ये सिचुएशन कहाँ, किस वाले डायग्राम में है? तो इन 3 डायग्राम में बिल्कुल ये सिचुएशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A student does the experiment. ओके यहाँ पे हमारा ये 20 क्वेश्चन था, ये 20 क्वेश्चन था, और ये 21 है। Path of the ray light passing through a rectangular glass slab, the different angle incident, he can get the correct measure of the angle incident and the angle of emergent by the following level indicated in the figure. फिगर में देख के हमें क्या निकालना है कि कितना इंसिडेंट एंगल है और कितना क्या है, कौन सा रिलेशन इसमें ज़्यादा फुलफिल हो रहा है। ये हमारे पास वो 4 डायग्राम है, तो इनमें से कौन सा, जो अभी मैंने डालते लगभग सेम क्वेश्चन है। देखिए कभी भी ई यहाँ तो मेजर नहीं होती, ये भी गलत है, ये हो सकता है, और ये भी गलत है क्योंकि ये भी अलग अलग, और यहाँ इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट रे एंगल जो होता है नॉर्मल के साथ होता है, और यहाँ पे भी नॉर्मल के साथ आ गया था, इस वजह से मैं इसके लिए सोच रहा था। बाकी ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट एंगल नॉर्मल के साथ नहीं है, यहाँ पे भी नॉर्मल के साथ नहीं है। बच गया अपना 4, यहाँ पे करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अब हमारे पास क्या है, 22 क्वेश्चन है, ये 22 क्वेश्चन। तो 22 में क्या दिया है, ये हमारा क्या है, रीजन और एक्सेलरेशन क्वेश्चन है, ये भी हमारे पास आते हैं। और देखते हैं इसमें सीधा हम रीजन पढ़ते हैं और ये क्वेश्चन को सोल्व करते हैं डायरेक्ट, कि इसमें से ए बी सी कौन सा क्वेश्चन करेक्ट होगा। ओके हमारे पास में क्या है, इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन ओनली वन डायरेक्शन फ्रॉम द स्मूथ सरफेस। ये कह रहा है कि कोई भी जो रिफ्लेक्शन हमारा होता है वो वन डायरेक्शन में, ओनली वन डायरेक्शन में क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है लाइट। दूसरा इन्होंने बोला है सिंस द एंगल ऑफ द इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर सेम, a beam of parallel light falling on the smooth surface reflected as a beam of parallel light ray in one direction only। इसमें दोनों करेक्ट, रीजन भी करेक्ट है, एक्सेलरेशन भी करेक्ट है, तो इसमें से हमारा, इसमें दोनों करेक्ट होंगे। देखते हैं पहला कौन सा ऑप्शन है करेक्ट, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 21 सेंटीमीटर फ्रॉम converging lens, image formed is slightly smaller than the object. Okay. If the object is placed
at a distance of 19 centimeter from the lens. The image formed in slightly larger than the object. Okay. तो हमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है उस लेंस की। देखिए इसके लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। देखिए इसने एक बात बोली है, उसको ध्यान से ये बोल रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है अगर हम उसको 21 सेंटीमीटर पे रख दें कन्वर्जिंग लेंस से, तो जो इमेज फॉर्म होगी वो स्लाइटली शिफ्ट हो रही है स्मॉलर डिस्टेंस पे। जो उसका साइज है तो कितना हो रहा है, स्मॉलर हो रहा है नॉर्मल से। ओके। फिर उसने कहा कि अगर हम उसको 19 पर रखते हैं तब वो स्लाइटली लार्जर हो रहा है। तो क्योंकि अप्रोक्सीमेशन निकालना है तो हम यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की है कि जब हम उसको कुछ 21 पे रखते थे तब तो वो ऑब्जेक्ट से कम हो रहा था, और जब वो 19 पे रख रहे थे तब ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा बड़ा हो रहा था। और हमें पता है कि जो सेम साइज हमें मिलती है इमेज, वो कहाँ पे मिलती है, कहीं सेंटर पे निकलती है ना। तो यहाँ पे उसने इस टाइप से कोई क्वेश्चन दे दिया कि हमारा ये सेम हाइट की सेम डिस्टेंस पे इमेज है ऑब्जेक्ट की और सेम साइज की। अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ रखूँ तो जो इमेज आएगी वो स्लाइटली स्मॉलर आएगी, और मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखता हूँ तब हमारी इमेज कैसी आएगी, लार्जर आएगी। तो मुझे ये रिलेशन निकालना है कि अगर मुझे सी पता लग जाए तो मैं एफ तो निकाल ही लूँगा। तो कुछ चीज़ें यहाँ की बात कर रहा है, कुछ यहाँ से बात कर रहा है, तो थोड़ा इधर से लेफ्ट से थोड़ा राइट से है। तो इसका अगर हम एवरेज ले लें क्योंकि उसमें थोड़ी स्लाइटली स्मॉलर है, वहाँ पे स्लाइटली लार्जर है, तो इनका मैं एवरेज लेता हूँ तो मुझे मिलता है 20। ओके। तो 20 सेंटीमीटर अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए मुझको यहाँ पे मिलेगा सेम साइज। ओके। और ये सेम साइज हमें कहाँ पे मिलता है, सेम साइज हमें सी पर मिलता है या 2F पर मिलता है। ठीक है, लेंस है ना, तो लेंस के लिए हम लिखेंगे ये जो पोजीशन है वो 2F की थी। तो अगर मैं F की बात करूँ तो 20/2 10 सेंटीमीटर, तो हमारा 10 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ओके। ये देखते हैं और कोई। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो कि काफ़ी अच्छा भी क्वेश्चन था। तो हमें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और क्वेश्चन को 2 बार रीड जरूर करें और जो पॉसिबल हो सके उसका आंसर करने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।